बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अफ़ज़ाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देखेंगे। मसला ये है, ख़वातीन और हज़रात, अक्सर मैंने कहा है कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, किन किन मसलों पे बात की जाए, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू करनी है और गुफ्तगू करने से ही मसाइल का हल निकलता है। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन आज जो मेरी मेहमान हैं वो एक डॉक्टर साहिबा हैं और अमेरिका में मुकीम हैं। डॉक्टर सलमा अली साहिबा न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं। न्यूनेटोलॉजिस्ट का मतलब वो बच्चे जो ताज़ा दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, उनकी ये स्पेशलिस्ट हैं। पाकिस्तान में डाउ मेडिकल कराची से इन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल की और उसके बाद अमेरिका में आकर भी इन मदारिज को तय किया और आज डॉक्टर साहिबा ऐसे बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं जो दुनिया में नए नए आते हैं। आई मीन न्यू बॉर्न बेबी। ये भी पता है ख़वातीन और हज़रात कि आजकल कोरोना की वबा है, मौसम वबा है ये, कि कोरोना की लपेट में पूरी दुनिया आई हुई है और अमेरिका ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा महफूज कंट्री इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में है और 4 लाख के करीब लोग दुनिया से गुजर चुके हैं। और इस वबा के मौसम में लोग जा भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं और जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके साथ, क्योंकि डॉक्टर साहिबा इसकी स्पेशलिस्ट हैं, तो डॉक्टर साहिबा को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है और यही वो मसला है जो इस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि और वो है ड्रग्स का मसला। मर्द और ख़वातीन सभी इस सूरत हाल से दो चार हैं और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी माँ के पेट में ही इस सूरत हाल से मुतासिर हो जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती है कि यहाँ पर डॉक्टर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी माएँ जो ड्रग्स लेती हैं उनके बारे में कोई यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल भी नज़र नहीं आती कि डॉक्टर्स उनसे कहें कि इस चीज़ को रोक दें। उनको कहा भी जाए तो वो नहीं रोक पाते अपने आप को। इसी हवाले से आज हम डॉक्टर सलमा अली से गुफ्तगू करेंगे कि कोरोना के इस मौसम में, वबा के इस मौसम में, क्योंकि उनका बहुत मुश्किल काम है, चंद मिनटों और फिर उसके बाद सेकंडों, मिनटों और घंटों और फिर दिनों का जो बच्चा होता है, 4 वीक तक का जो बच्चा होता है वो न्यूनेटल कहलाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ उनको क्या कुछ मुश्किलात आती हैं और ये सब कुछ क्या है, तो गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम इन द शो और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे तो डिस्कस सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आमतौर पे बहुत ही अंडररेटेड है, अंडर डायग्नोस है। प्रेगनेंसी एंड ड्रग अब्यूज का एक सच अ टैबू, पीपल डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट, दे डोंट वांट टू ब्रिंग इट अप। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट। यू वेलकम एनी टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आसान ज़बान में मैं आपसे यही पूछूंगा कि ये NAS क्या है और इस पे इसकी थोड़ा सा आसानी के लिए लोगों की बताइए ताकि फिर आगे मजीद गुफ्तगू करें आपसे। ये बिल्कुल, ये इसके अभी ना मैंने मतलब आपको ऑपेड भी भेजी थी, वो न्यू जर्सी के न्यूज़पेपर में आया था, वो पब्लिक एजुकेशन के लिए ही था मेनली। तो उसमें NAS स्टैंड फॉर न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। जी। तो होता ये है कि दोज मदर्स, और ये किस्सा जो है ये हमेशा से बैकग्राउंड में ड्रग अब्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलता रहा है, मगर ये मसला बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है 2000 से ऑनवर्ड, जब से ये प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड्स जो हैं, एपिडेमिक, ओपियोइड एपिडेमिक उसको नाम कहा गया है और पूरा अमेरिका इसकी लपेट में है। तो ये जो ओपियोइड एपिडेमिक चला है 2000 से, वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है और उसमें जो पहले तो इनर सिटी और माइनॉरिटीज़ और अंडर सर्व पॉपुलेशन वगैरह जो होती थी वो ड्रग पे होते थे कि और के अनएम्प्लॉयड हैं एंड दे आर स्ट्रीट वर्कर्स हैं एंड ऑल दैट। मगर अब ये जो ओपियोइड प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड एपिडेमिक है, ये एक्चुअली इट इज़ इन सबर्बिया, ओके, इट इज़ अमंग एजुकेटेड, insured young white females, okay, so those are the ones who are flying under the radar because वो जो minority है उसको तो हम पिक कर लेते हैं, they come into the hospital, they and we know there certain characteristics कि उसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है।
मगर ये जो एफ्लुएंट क्लास है, जैसे कि आपके सबर्बन हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, दे डोंट वांट टू टच दिस बिकॉज अदरवाइज दे आर गोइंग टू लूज देयर पेशेंट। ओके, अगर उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से ये जो न्यू बॉर्न्स हैं, इनके ये मदर्स ड्रग्स लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आइदर दे आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या ये स्ट्रीट ड्रग्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंटेल कि किस क्लास से पेशेंट बिलोंग करता है। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, दीज आर सबर्बन, वाइट एंड इंश्योर्ड एजुकेटेड फीमेल्स। स्ट्रीट ड्रग जो है वो आमतौर पे इनर सिटी वगैरह के होते हैं, माइनॉरिटीज। ये औरतें जो हैं ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेती हैं और उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। फीटस जब अंदर ग्रो कर रहा होता है तो 9 महीने तक वो उस दवा से ड्रग से एक्सपोज हुआ रहता है। और सैड बात ये है कि जो ड्रग माँ के सिस्टम से घंटों में निकल जाए, कोकेन या ओपियम या अल्कोहल, वो बच्चा जो होता है उसके सिस्टम में वो हफ्तों रहती है। तो लिटरली द फीटस इज बेदिंग इनटू दैट ड्रग। ओके, तो बहुत हाई लेवल्स बच्चे को देखने को पड़ती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इससे पहले कि हम मजीद बच्चे, क्योंकि बच्चा तो लाजिम बात है कि माँ के पेट में जो है, माँ के तमाम सिस्टम से जुड़ा हुआ, यकीनन वो ड्रग्स जो है उसको मुतासिर कर रही है। और अभी आपने एक ये बात कही कि मसलन के जो सबब में और जो दीगर प्राइवेट इदारे हैं वो अपना पेशेंट जो उनका वो क्लाइंट भी है और वो बिजनेस लूज करना नहीं चाहते, तो किसी किस्म की कोई कानून इस तरफ नहीं बनाया जा रहा? कानून यही जो मैंने ऑपेड में करा है, दिस इज वेयर माय प्रोग्राम इज। मेरे प्रोग्राम का नाम है NASTOP, सो नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल। उसमें जो है ये एकेडमी ऑफ OBGYN जो के बोर्ड है जिसमें रेजिडेंट्स और ट्रेन होके निकलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनाकोलॉजी के, तो उन्होंने ना यहाँ पे कहा है कि हर प्रेग्नेंट मदर को आप स्क्रीन करें, मगर आप वर्बल स्क्रीन करें। अब स्टडी हैव प्रूवन कि 1/4 to 1/3 ऑफ द पेशेंट्स ओनली टेल द ट्रूथ। ओके, बाकी जो 2/3 और 3/4 ऑफ द पेशेंट है ना, वर्बल कहेंगे तो वो मना कर देते हो, कहते हैं हम नहीं, नो कोई ड्रग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नो, नो नेवर लुक्ड एट इट। मगर अगर उन्हीं के ना आप बच्चों का टेस्ट करें या उनके मदर्स के यूरिन टेस्ट करें तो पता लगता है कि वो इतने अनरिलायबल, सेल्फ रिपोर्टिंग जो है ना इज नॉट अ वेरी रिलायबल वे। तो वो जो एकेडमी है उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया, कहे कि आप वर्बल पूछ लें। भाई आप वर्बल पूछ लें, माँ ने मना कर दिया तो वही कहानी तो वही खत्म हो गई ना। तो हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है इसमें हम यूनिवर्सल नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्सनल राइट्स आ जाते हैं। ड्रग आपको पता है, ऐसे हम बगैर कंसेंट के इस तरह हम हर एक को नहीं टेस्ट कर सकते हैं। प्रेग्नेंट मदर को भी कोई वजह होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने प्रोग्राम का मैंने सर्टेन क्राइटेरिया चुना कि भाई ये क्राइटेरिया हो कि माँ के पास जॉब नहीं है, वो इंटॉक्सिकेटेड लग रही है, या उसकी फिजिकल फाइंडिंग ऐसी है कि लग रहा है नीडल मार्क है, ये वो। सो दे आर अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया and based on those criteria we test our mother. Okay, but my goal is to get universal screening। जो आप बात कर रहे हैं वही बात के 200% right on the dot कि आप जो है वो ये करें कि every pregnant mother should be screened for drug, just like कि वो HIV के लिए टेस्ट करते हैं। HIV भी पहले बड़ा मसला था कि लोग नहीं मना कर, वो पर्सनल, ये वो स्पेस, ये जॉब का इम्प्लीकेशन होगी, ये होगा वो होगा। तो मगर HIV के लिए अब हर एक को हम टेस्ट करते हैं और हम सब खामोशी से सब टेस्ट करवा लेते हैं, हर प्रेग्नेंट मदर करवा लेती है। इसी तरह ड्रग को भी टैबू नहीं बनाना चाहिए, कोई स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए। इट इज अ कंडीशन दैट शुड बी पिक्ड वेरी अर्ली, एज अर्ली एज पॉसिबल। और जितनी जल्दी हम उसे पिक करेंगे इतनी जल्दी हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जॉब के लिए जब आप और हम किसी जॉब पे जाते हैं तो वहां पे भी ड्रग टेस्ट देते हैं। जी बिल्कुल देते हैं। जी, वहां तो आप एक जॉब हासिल कर रहे हैं, ये तो आपकी जिंदगी से एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। उसके लिए ये खवातीन मना कर देती हैं। ये तो एक बहुत खवातीन तो मना कर देंगी बिकॉज यू नो दे डोंट वांट टू गेट स्टिग्मेटाइज्ड। ओके, मगर अगर हमारा सोसाइटी का ये मसला है, बिकॉज सोसाइटी ने ड्रग को एक स्टिग्मा बनाया हुआ है। जो एकेडमी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन है, ASAM, वो कहते हैं ड्रग एडिक्शन इज जस्ट लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि ड्रग एडिक्ट जो है वो आप 2 दिन में आप उसका इलाज करोगे वो सही हो जाएगा। दे आर गोइंग टू बी इन मेंटेनेंस प्रोग्राम। जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को ड्रग एडिक्शन है, सोसाइटी से एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर ले
इतनी आसान हो जाएगा। उसके बाद उसका इलाज उसी हिसाब से हो, जैसे शुगर वाले का इलाज होता है उसी तरह ड्रग एडिक्ट्स का इलाज होना चाहिए कि भाई उनको मेंटेनेंस प्रोग्राम में रखो और उनको जो है लाइफ ऐसी मेंटेन कर लें कि वो अपनी जो है सड़कों पे जाके ड्रग नहीं खरीदें। तो उनकी मतलब और बहुत सी चीजों से बचत हो जाएगी, क्योंकि वो सड़क पे जो ड्रग खरीदते हैं वो लेस्ड होती हैं, ओवरडोज हो रहा होता है, नीडल्स इन्फेक्टेड होती हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल वो इतने ज्यादा पैसे दे के खरीदते हैं तो दे गो इनटू प्रोस्टिट्यूशन, दे गो इनटू अदर इलीगल वर्क, चोरी चकारी शुरू कर देते हैं। तो मतलब क्रिमिनल बिहेवियर शुरू हो जाता है बिकॉज दे हैव टू सीक द ड्रग सम वन वे और द अदर। डॉक्टर साहब, कितने फीसद ऐसी खवातीन हैं कि जो इस किस्म की बचत, देखिए प्रेगनेंसी के केसेस तो हमेशा आते रहते हैं, दुनिया में लोग हमेशा आ रहे हैं, दुनिया से लोग जा रहे हैं, तो कितने फीसद खवातीन हैं कि जो इस किस्म के ड्रग्स में मुब्तला होती हैं, इस बीमारी में मुब्तला होती हैं? अच्छा देखें, मतलब ये है कि बिकॉज हम सबको टेस्ट नहीं करते हैं तो इसलिए हमारे पास कोई क्लियर एस्टिमेट नहीं है। ये हमने कोई ये नहीं है कि हम यूनिवर्सल टेस्ट कर रहे हैं या हमने कोई पॉपुलेशन स्टडी करी है कि हमने 1000 लोगों को टेस्ट करा है और हम उसमें से कह रहे हैं अच्छा साथ, मगर जिनको टेस्ट किया है किसी वजह से, ओके, तो मतलब डिपेंड करता है काउंटी वाइज। न्यू जर्सी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की एक वेबसाइट है, उसमें इन्होंने सारे एवरी सिंगल काउंटी का इन्होंने दिया हुआ है। तो जैसे एसेक्स काउंटी में अराउंड 7-8%। आप कहेंगे न्यूअर को एसेक्स काउंटी, ये तो इनर सिटी है, ये खराब एरिया है, इसमें तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद से कंपैरिजन में अटलांटिक काउंटी, केप में, उधर पता लग रहा है 25-27। दैट इज सबर्ब रूरल एरिया। तो ये जो है ना, ये ड्रग एडिक्शन जो है ना, now it has gone from the inner city to the suburbia, okay, रूरल एरिया में इतना ड्रग एडिक्शन हो गया है, इतना, इट्स अनबिलीवेबल। आप केप में चली जाएं, पता लग रहा है 27 pregnancies per 1000 delivery, okay, those who are being tested, okay, not के everybody is being tested, मगर किसी भी वजह से माँ आई है और ओवरडोज में है, या ये कि जिस हॉस्पिटल में गई है वहां पे कोई प्रोग्राम है, हमारे हॉस्पिटल में प्रोग्राम है, वी टेस्ट आवर मदर्स बेस्ड ऑन हाई रिस्क क्राइटेरिया। अगर वो माँ मैच करे हाई रिस्क क्राइटेरिया तो हम टेस्ट करते हैं। नॉट एवरीबडी गेट टेस्टेड, बट दोज हु गेट टेस्टेड इन एसेक्स काउंटी इट इज अराउंड लाइक लेस देन 10। साउथ जर्सी में चले जाएं तो वहां तो अब आपको, इसी तरह ससेक्स काउंटी नॉर्थ में चले जाएं तो वहां पे भी बहुत हाई है, मोर देन 20 per 1000 डिलीवरी है। अच्छा, आप खुद एक ऐसे इलाके में, ऐसे हॉस्पिटल में हैं जहाँ के ब्लैक कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, नुअर के इलाके में आप मेरे ख्याल से हैं, लेकिन ये रेशो हर जगह ही पाया जाता है या ज्यादातर ब्लैक कम्युनिटी के अंदर ड्रग्स की ये प्रॉब्लम्स हैं या हर तरफ है? देखिए, ड्रग की प्रॉब्लम जो इनर सिटी, माइनॉरिटीज, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनमें हमेशा रही है। मैं ये 30 साल से ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है। मैं फर्स्ट जॉब मेरी जो थी आफ्टर माय फेलोशिप वाज इन न्यू जर्सी मेडिकल स्कूल एंड आई एम देयर फॉर 30 years. So it has not changed much. Okay, they always had that 7 to 10% rate that is there. Okay, the problem is now suburbia. Okay, where ये prescription epidemic, opioid drug epidemic जो है ना, उसने suburbia को लपेट में ले लिया है और वहाँ पे ये problem जो है ना rampant है। तो जो इनर सिटी के प्रॉब्लम है, शिकागो है, वो ओहायो स्टेट में बहुत ज्यादा है, तो वो ब्रुकलिन है, उधर हमेशा से था, वो हमेशा रहेगा। हार्लेम है, उनका रेट ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये जो हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, ये जो सारे प्रिस्क्रिप्शन ओपियाइड्स जो चला। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि कोई इदारा, कोई एनजीओ अवेयरनेस देने के लिए कोई काम हो रहा है इस पे कि खवातीन को समझाया जाए कि आपकी इस गलती से आने वाली एक जो नई जिंदगी है दुनिया में वो भी मुतासिर हो रही है, तो कोई इस पे काम हो रहा है कहीं किसी तरफ से? चक्कर ये है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मगर ये कि अभी के जैसे हम डायग्नोस करते हैं कोई बीमारी बच्चे में, जैसे नमोनिया डायग्नोस किया तो एक बिलिंग कोड होती है, आईसीडी कोड होती है, जिससे कि हम उसे बिल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। अभी तक अब टिल लास्ट ईयर तक कोई ऐसी आईसीडी कोड नहीं थी जो कहे कि न्यूनेटल एनएएस इज अ कंडीशन। ओके, सो इट इज बीइंग लाइक इग्नोर्ड सो मच कि आपके इंश्योरेंस कंपनी ने इसे कोई कंडीशन नहीं एक्नॉलेज की हुई है, कोई इसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को ट्रेनिंग नहीं है।
तो ये बच्चे जो हैं they get exposed to all these drugs, they come out, they get sick and all that, they go to into the community pediatrician, they don't know बच्चा उल्टियां कर रहा है, सीजर्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, फीवर हो गया, they don't know, you know, they treat the ulti, they treat the vomiting, they treat the seizures, they do, but they really cannot put the whole picture together and say oh it may be drug withdrawal, let me look into the history and see what happened in the background. हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, इसलिए कि किसी ने चेक ही नहीं करा है। डॉक्टर साहब, ऐसी खवातीन जो ड्रग्स लेती हैं और जिनको जो पैदाइश के अमल से गुजरती हैं, उनके पैदा होने वाले बच्चे किन मुश्किलात का शिकार होते हैं? कितने फीसद ऐसा है कि जो सरवाइव कर जाते हैं और कितने फीसद ऐसे हैं कि वो फिर सांस नहीं ले पाते बहुत देर तक और दुनिया से गुजर जाते हैं? ये मोस्टली जो ये होता है कि ड्रग डिपेंड करता है कौन सी ड्रग माँ यूज कर रही है। अगर माँ कोकेन पे है तो उसमें ये होता है बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है और वो स्टिल बर्थ वगैरह, और बच्चा जो है वो आमतौर पे बहुत मिसकैरेज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। मगर जो माएँ ओपियम वगैरह पे होती हैं, हेरोइन पे, मॉर्फिन वगैरह पे, तो उनके बच्चे जो हैं वो दे कम आउट एंड इफ मतलब 1/3 of them go through like severe withdrawal. Okay, जैसे नहीं होता है कि वो ड्रग एडिक्ट को अगर आप दवा ना दें 9 महीने जो उसको बच्चे को दवा मिली है और अब नहीं, तो दे गो थ्रू हेल। ओके, तो क्या बिल्कुल बहुत सिक हो जाते हैं, वॉमिटिंग, फीवर, और वो हाई पिच क्राई, नाक और रगड़ रगड़ के हाथ छिल जाते हैं, मुंह छिल जाता है, घुटने छिल जाते हैं, ब्लीड कर रहे होते हैं, कन्वर्जन, सीजर्स, ऑल दैट। मगर ये कि उनको मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्रीट देम, कि उनको डायग्नोस प्रॉपरली करके ट्रीट करते हैं और उनको फॉलो अप करते हैं। मगर अगर ये जो है, बिकॉज हमारे प्रोग्राम है ऐसा, मगर मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है। तो जो बच्चे उन हॉस्पिटल में पैदा होते हैं वो घर चले आते हैं, 2 दिन में माँ के साथ चले गए, क्योंकि माँ को ही किसी ने नहीं चेक किया, तो बच्चे को भी तो। और विड्रॉल जो होता है वो 2-3 दिन बाद शुरू होता है, क्योंकि थोड़ा सा तो दवा सिस्टम में रहती है जब तक वो निकलती है बच्चे के सिस्टम से, तो 2-4 दिन के बाद जो होता है फिर वो बच्चा स्टार्ट कर देता है विड्रॉल करना। तो ये फिर बच्चे जो हैं ये जो है पीडियाट्रिशियंस के पास रुल रहे होते हैं, और उसके बाद जो है इफ दे डोंट गेट अनट्रीटेड 1/3 ऑफ देम इज एट रिस्क ऑफ डाइंग। मगर वो ट्रीटमेंट वो ये होता है कि वो डायरिया का ट्रीटमेंट कर देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे तो एडिक्शन का कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी है ही नहीं। तो आप सीजर्स हो रहे हैं तो आप सेडेटिव दे दो, सेडेटिव से वो बच्चा काम होकर सो रहा होता है, तो उससे फिर ये कि काम चल जाता है। तो मगर 1/3 ऑफ देम मे एंड अप डाइंग इफ नॉट ट्रीटेड। तो ये बताइए कि ऐसी खवातीन जिनके बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे तमाम के तमाम नॉर्मल होते हैं या कोई ऐसी मसला भी पैदा होता है कि बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं ड्रग्स की वजह से? मतलब एक तो ये जैसे कोकेन की वजह से प्रीमेच्योर बच्चे बहुत पैदा होते हैं, तो उसके बाद ये है कि प्रीमेच्योर बच्चे, और ये होता है कि आमतौर पे वो बच्चे जो है वो यूट्रस में ही वो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है पैदा होने से पहले ही, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उनके उस वजह से ब्रेन डैमेज वगैरह हो सकता है। तो उसके बाद ये है कि बच्चे अंडर नरिश होते हैं, माँ की न्यूट्रिशन आमतौर पे अफेक्टेड होती है, बच्चे भी अंडर नरिश होते हैं। फिर ये जब बच्चे हम तो फॉलो अप भी करते हैं, इनको 6 साल तक फॉलो अप करते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल सिस्टम में चले आते हैं, देन दे वी जस्ट लेट देम गो इनटू द स्कूल सिस्टम एंड देन दे कैन डू देयर फॉलो। तो वो बच्चे जो हैं उनको मतलब बहुत से प्रॉब्लम में होते हैं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के, बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं, कि ADHD, हाइपर एक्टिव, क्लास में अटेंशन डेफिसिट। तो ये सब जो है वो अगेन अगर माँ को डायग्नोसिस ही नहीं करा है, अब वो बच्चा जो है बड़ा होके उसको सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस किस्म के, तो कोई 2 and 2 पुट टुगेदर नहीं कर पाता है। अब बच्चे जो है दे गो थ्रू $1 million वर्कअप। ओके, कि ये क्या हो गया इनको, लोग कह रहे हैं ऑटिज्म इतना बढ़ रहा है। भाई ऑटिज्म बढ़ रहा है क्या? आप ऑटिज्म कह रहे हो, न्यू जर्सी लाइक द हाईएस्ट रेट इन एंड ऑल दैट। It could be because of that, because autism rate and all that, the drug epidemic जो है ये पैरेलल चल रही है कि उसके साथ साथ ही बढ़ता जा रहा है। फिर ये होता है कि जब ये बच्चे जो है ना, ये क्लासरूम वगैरह में इनको प्रॉब्लम होती है, बहुत लर्निंग प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, आराम से बैठ के कोई काम नहीं कर सकते हैं, अपने टास्क पूरे नहीं कर सकते, तो इनको फिर क्लास में जैसे दे बिकम द ट्रबल चाइल्ड। हाँ, तो अब वो उनके ऊपर जो है सब टीचर भी पिकअप करना शुरू कर देती है और क्लास फेलोज वगैरह भी,
तो ये जो है डिलिंक्वेंट हो जाते हैं एज दे ग्रो। तो ड्रग का जो है ना वो यंग एज में जाके क्रिमिनल जो बिहेवियर है ना यंग एडल्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि उसमें सारे के जेल में जाना, सारे चोरी चकारी करना, मारकुटाई करना, वायलेंट बिहेवियर, ऑल दैट, बिकॉज से इट जस्ट गोज इनटू स्नोबॉल इनटू बिगर एंड बिगर प्रॉब्लम। तो एज अ यंग एडल्ट जो होते हैं दे गो इनटू दिस जेल सिस्टम, स्टे देयर, कम आउट इवन वर्स शेप, और एंड ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। इफ इट हैव के अगर आप उसको सही से डायग्नोज करें, सही से उसको प्रोग्राम में डालें, तो यू कैन हेल्प देम इन अ डिफरेंट वे। सही। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पैदा होता है मेरे जहन में, वो ये कि हमारे यहाँ एशियन सिस्टम में, मुस्लिम ममालिक में शादी के बाद ही बच्चों की पैदाइश का बन, लेकिन अमेरिका एक टोटली डिफरेंट कंट्री है और यहाँ पे यंग एज मदर बहुत ज्यादा आपने देखी होंगी। तो क्या एज का तनासुब क्या होता है इस किस्म की माओ में? मतलब टीनेज प्रेगनेंसी जो है, मतलब अनप्लान्ड टीनेज प्रेगनेंसी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रग एडिक्ट्स मदर्स होती हैं, दे आर अनप्लान्ड मदर्स होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट रियली थिंकिंग कि मुझे बच्चा करना है, और ये कि सिंगल मदर्स होती हैं, दे आर यंग गर्ल्स होती हैं, एंड दे सो ये बहुत ये तो है यहाँ पे कि दिस इज द हार्ड फैक्ट कि यंग। जिसमें ज्यादातर, आपसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि ब्लैक कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, लातीनी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा मसलन कौन सी ऐसी कम्युनिटी, क्या आप इस किस्म का रेशो मैं पूछना चाहता हूँ अपनी मालूमात के लिए, क्या एशियन पीपल भी, एशियन खवातीन भी ड्रग्स बहुत के कम है, शिकार के दो चार हैं? बहुत कम है। बहुत कम है। डेटाबेस जो है ना उसमें न्यू जर्सी का मैं आपको बता सकती हूँ फॉर श्योर। न्यू जर्सी में जो डेटाबेस है वो एक्चुअली इस वक्त जो ड्रग अब्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना, वो सबसे ज्यादा वाइट यंग फीमेल में। ओके, सो दैट सबसे ज्यादा, और ये मेरे ख्याल में जैसे उस वो 20-25 है पर 1000, और काले और स्पेनिश जो है ना वो 6-7 हैं। तो ये इस तरह आप लोग जो है दिमाग में वही पिक्चर रख के बैठे हुए हैं कि वो जो काले हैं और ये वो है, वो बहुत चेंज हो गई है, लैंडस्केप इज टोटली डिफरेंट। सो यंग ये कोकेशियंस जो है ना, young Caucasian girls, they are the highest number of the women who are pregnant with drug, but they are the one who are flying under the radar because nobody is checking them. वो जो काले स्पेनिशों को तो हम चेक कर लेते हैं, उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है। डॉक्टर साहब, आजकल वबा का मौसम है, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है अब, 1 आध महीने के बाद, कि हम एक कोरोना वायरस से हम मुतासिर हुए दुनिया। आपको क्या मुश्किलात पेश आई अपने, क्योंकि आपके सामने जो मसाइल आ रहे थे, तो इसमें और क्या, इसको वबा की वजह से भी आपको कुछ मसाइल हुए? मतलब एक तो ये है कि आप ड्रग एडिक्शन जो है इन जनरल, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन जनरल ये ड्रग एडिक्शन जो है वो बहुत बढ़ गया ये पिछले 1 साल में। ड्रग अब्यूज, डेथ फ्रॉम ड्रग ओवरडोज, depression, suicide, all these things are much higher, and most probably it is because of COVID कि अब आप घर में हैं, जॉबलेस हैं, कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम साथ नहीं है, आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, सो कोई कंट्रोल्स नहीं है जो थोड़ा बहुत आपको रखते हैं कि काबू में। उसके बाद ये है कि क्लिनिक्स ने अब तो खैर इजाज़त दे दी है कि आपको, पहले तो ये होता था कि जो मेंटेनेंस क्लिनिक, ट्रीटमेंट क्लिनिक वगैरह में आपको फिजिकली जाके लेना ये वो, अब उन्होंने थोड़ा सा लीनियंट कर दिया, लंबे प्रिस्क्रिप्शन देने मैंने शुरू करें, मगर उस लंबे प्रिस्क्रिप्शन में आपको दवा ज़्यादा मिल जाती है तो वो ओवरडोज फिर हो जाता है उसमें। वो मतलब ये कि वो आपको जो एडिक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दवा लेते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको फीलिंग आए, हाई हो, दे गेट, in order to get high they take higher doses because they have access to higher doses, और उसके बाद उनके ओवरडोज वगैरह बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर सलमा अली, आपने जो प्रोग्राम ये NAS के हवाले से जो आपने रोशनास करवाया है, इसको कहाँ कहाँ पजीराई मिली, और इसकी आपकी डायरेक्टर्स ने भी इसके हवाले से ट्वीट किया और भी बहुत सी चीज़ें सामने आई, तो कुछ इसकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे कि इसको आगे और कितना बढ़ सकता है आपका ये प्रोग्राम, इसको और कहाँ तक पजीराई मिल सकती है?
जी, I mean, I just started it because, ये हुआ था, it started like this के we used to be a very good coherent group, साथ चल रहे थे 4-5 लोग, फिर ये हुआ कि 2-4 नए लोग आ गए, तो अब हर एक का अपना अपना दिमाग चल रहा होता था, and it really affected the patient care a lot. So फिर मैंने कहा चलो आई विल जस्ट मेक अ प्रोटोकॉल, और रटगर IRB से करके रिसर्च प्रोटोकॉल बना के वी डिड अ स्टडी, 3 साल की स्टडी करी। उस स्टडी में ये जो मेरा प्रोटोकॉल था, तो इसको हमने वी प्रूव बाय दैट IRB अप्रूव रिसर्च प्रोटोकॉल के वो जो है, अगर हम स्टिक करें, स्पेशल गाइडलाइंस हो हर चीज के लिए, कि बच्चे माँ को कैसे टेस्ट करते हैं, बच्चे को कैसे टेस्ट करते हैं, बच्चे को कैसे चेक करते हैं, कैसे स्कोर करते हैं, बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चे को कैसे फॉलो अप करते हैं। सो देयर इज लाइक अ वेरी स्पेशल प्रोटोकॉल। ओके, तो उस प्रोटोकॉल की वजह से ये हुआ कि ड्रग बच्चों का जो स्टे था हॉस्पिटल में, इट केम डाउन फ्रॉम लाइक अराउंड 30 to 32 डे to around 15 day. Okay, एक हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है, it costs somewhere around 90,000 एक बच्चे का, एक ट्रीटमेंट जो होता है, एक बच्चे का ट्रीटमेंट का। तो अब आप सोचें कि वो जो है आपका 90,000 से आपने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ केयर कम कर दी, 45,000 पे ले आए। और ये कि स्टे इन दी हॉस्पिटल ऑल्सो अफेक्ट, लाइक बच्चे की डेवलपमेंट वगैरह का भी होता है, माँ के साथ नहीं है, घर वालों के साथ नहीं है, हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है, एंड ऑल दैट आर दी अदर थिंग्स। दूसरा ये हुआ कि जब मैंने ये यहाँ पे एक रटगर्स चिल्ड्रन स्पेशलाइज्ड ग्रुप था, उसमें मैंने अपना ये प्रोटोकॉल करा, और लोकल एक हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी नियोनेटोलॉजी की, तो उसमें हमने ये नेशनल थी, उसमें करा। सो some insurance company, Blue Cross Blue Shield, they got into on this के भाई ये तो इनके तो इतनी बचत हो रही है, cost cutting, almost 2/3 cost cutting थी। So they started asking me to start talking to the other hospitals in their hospital system. उसके बाद हमारे when my CEO at the hospital, Dr. Al Nihal, he was the ex health commissioner, New Jersey health commissioner. He's our CEO now. When he find out that other insurance companies want me to do all these WebEx and all that to educate the other hospitals in their horizon of Blue Cross Blue Shield, I did like a lot of webinars for them. So he did actually a press release showing that, how good university hospital is by using the proper protocol and by standardizing the care for these patients, we can have excellent outcome. So when that press release came, of course, then the media got into it, a lot of New Jersey newspaper. I have an interview also on Channel 12. So उधर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया। उसके बाद ये हुआ कि ये अपने जो सर्जन जनरल जेरोम मैडम, he was visiting us in the hospital, and in the entire Rutgers, New Jersey faculty, they picked my program to showcase him, and he was very, very impressed. He took a picture with him, a lot of selfies and all, put it in his tweet, and then उसने मलानिया को ट्वीट करा कि फ्लोटस को कि दिस शुड बी अ नेशनल इनिशिएटिव। ओके, सो ये लास्ट जनवरी की बात है, जनवरी 2020 की, कि ही रियली वांटेड मलानिया। इसने अपने जो थे अपने साथ उसके जो वर्कर्स वगैरह आए हुए थे उनको कहा कि लिसन, पुट इट ऑन द टेबल फॉर Melania Trump to take it as an initiative, because it's a woman and it affects like 2 generations. माँ को नहीं, बच्चे को भी affect हो रहा है, so 2 people are getting affected, not just one. तो उसके बाद ये हुआ कि ये प्रोग्राम के बाद ये यहाँ पे फिर अपने हॉस्पिटल में तो जो था ही था, फिर दूसरे और डिफरेंट स्टेट्स वगैरह से भी मैंने, और दूसरे ये नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो थी उसमें भी प्रेजेंटेशन वगैरह की। तो पीपल आर getting into it. The main problem is, the program itself is excellent, excellent guideline कि भाई माँ breast feed करे कि नहीं करे, when माँ ड्रग पे है, माँ बच्चे के साथ रहे कि नहीं रहे, environmental therapy होती है, ये वो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। मेन जो वो है ना हर्डल है वो ये कि how to diagnose these mothers. Okay, हम हैंड पिक नहीं कर सकते हैं कि ये इस तरह चल रही है तो ये ड्रग यूज कर रही है, हाँ, या ये इस तरह से खांस रही है तो ये भाई इसका कलर ये है या इसकी जिप कोड ये है, तो that becomes like a very biased way of treating somebody. Okay, and it is very unethical in my opinion. So as we said before, हमारी discussion start ही ऐसे हुआ था, it should be a universal screening. Every pregnant mother should be screened for drug, okay, and alcohol. Okay,
because alcohol is number one preventable cause of mental retardation in United States. In other words, if mother don't drink alcohol, there is no risk for having a fetal alcohol syndrome, which is the number one cause of mental retardation in USA. So there are a lot of things that we can do that, because एक तो ये होता है कि जनरली प्रेगनेंसी जो होती है ना, कोई भी स्टडी होती है प्रेग्नेंट वुमन को निकाल देते हैं. Nobody want to take a risk when it comes to pregnant women. Okay, हर स्टडी में प्रेगनेंसी का बच्चों को निकाले हुए थे. कोई भी स्टडी हो, बच्चे निकले हुए होते हैं. बहुत ही कम एक आध दवाएं जो कि बच्चों नियोनेट के लिए स्टडी की गई हैं, हम तो बाकी ऐसे यूज कर लेते हैं, अडल्ट में स्टडी हुई है. तो ये पॉपुलेशन is totally neglected, underserved, and not many people are really talking about their behalf. डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आपको बहुत सी मुश्किल होती है, अलाउ नहीं करते इस टेस्ट के लिए, लेकिन अमेरिका के दुनिया भर में ब्लड टेस्ट के जरिए तमाम बीमारियों का पता लगता है. और ब्लड टेस्ट तो बहुत आसानी से हर कोई देता है कि ठीक है, और हम तो वैसे भी आप और हम सब लोग जाके अपने 6-6 महीने के बाद 3-3 महीने के बाद ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं, एज फैक्टर के बाद, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है. तो ये ब्लड के जरिए अल्कोहल का पता नहीं लगता किसी इंसान के जिस्म में? नहीं, ब्लड अल्कोहल लेवल आपके सांस से ब्रेथोलाइजर से कर सकते हैं, बट यू हैव टू गेट द पेशेंट्स कंसेंट. उसको ना अगेन इन्होंने एक स्टोरी बना दी है ना कि आप हर चीज के लिए टेस्ट कर रहे हो, लिपिड का टेस्ट कर रहे हो, शुगर का टेस्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड काउंट्स, हीमोग्लोबिन, सब टेस्ट हो रहा है. मगर when it comes to drug again, it becomes like another social issue. Okay, that कि उसमें लीगल इशू आ जाता है कि अगर माँ कंसेंट नहीं कर रही है तो हम नहीं कर सकते. बच्चों का मैंने स्टडी किया है. एक्चुअली आई हेल्प द यूनाइटेड स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब. आई वर्क विद देम एंड वी चेक बेबीज मेकोनियम. बेबी का जो पहला स्टूल होता है ना, हरा वाला, जो कि 9 महीने तक पेट में बनता रहता है, पहला और दूसरा ग्रीन कलर का थिक काला सा स्टूल होता है, उसमें 9 महीने की हिस्ट्री होती है ड्रग की. ओके, एंड आई हेल्प द ड्रग कंपनी डेवलप दिस. हमारे इस हॉस्पिटल में वो स्टडी वो टेस्ट हुआ था. तो उसके इसी तरह अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, बेबी की वर्ड क्या नाल जो होती है, उसमें भी वही टेस्ट करें तो 9 महीने की ड्रग की हिस्ट्री होती है. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपने जो कल दवा ली है उसका ही पता लगेगा, 9 महीने का नहीं पता लगेगा. माँ ने 2 महीने पहले से, 2 हफ्ते पहले से छोड़ा हुआ है, 1 हफ्ते पहले से छोड़ा हुआ है, और ड्रग नहीं आएगी. मगर वो जो हमारे पास तो ऐसे मैट्रिक्स है, नेल होता है, हेयर होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, मखोनियम, पूरे जेस्टेशन की 9 महीने की हिस्ट्री मिल जाती है उसमें. तो टेस्ट मौजूद है सारे दुनिया के. बच्चों को टेस्ट करने के लिए भी माँ का बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं आपको खास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जो प्रोग्राम पेश किया उसको पूरे अमेरिका में पजीराई मिल रही है. आपकी गुफ्तगू से मुझे पता लगा, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की एक बेटी ने अमेरिका की सरजमीन पर एक प्रोग्राम दिया और उसको पजीराई हासिल हुई, जो कि हम सब के लिए एजाज़ की बात है. हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी किसी नशिस्त में हम आपके साथ बैठेंगे और इसी हवाले से, इसी मौजू पे कोई नई चीज़ आपके सामने आए, कोई आपकी नई अचीवमेंट सामने आए तो हमें ज़रूर बताइएगा. इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा गुफ्तगू होगी. आपकी आमद का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया, मुझे आपने टाइम दिया बात करने का ऑन अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माय हार्ट. 30 साल मैंने काम किया इस पे. थैंक यू वेरी मच. माशाल्लाह. ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम. मसला ये है, डॉक्टर सरमा अली ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम दिया, और ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ा मसला है कि एक नई ज़िंदगी जो दुनिया में आ रही है वो माँ के पेट से ही तकलीफ़ के साथ आ रही है, जो कि बहुत मुश्किल मरहला है. और डॉक्टर शर्मा की ये स्पेशलिस्ट हैं, वो इस हवाले से स्पेशलिटी है कि वो ऐसे बच्चों को ट्रीट करती हैं और ख़ासी हद तक वो उसमें कामयाब भी रहती हैं कि वो बच्चे अमली ज़िंदगी में आगे बढ़कर एक अच्छे और सेहतमंद इंसान बने. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी एक मेहमान के साथ, और हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर सलमा अली को हम दोबारा भी आपके पास लेकर आएँ और उनसे इस किस्म की गुफ्तगू करते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया.